नमस्कार, शाम के 4 बज रहे हैं। वक्त हो गया फास्ट एंड फैक्ट्स का। मैं हूं आपके साथ में मानसा मलिक और मेरे साथ हैं रूबिका। ये दिखाते हैं आपको आज की बड़ी खबरें पूरी रिसर्च के साथ। तमिलनाडु में पलनीसामी के विश्वास मत हासिल करने के बाद डीएमके के सभी विधायक गवर्नर से मिलने के लिए पहुंच गए हैं। डीएमके की मांग है कि राज्यपाल पूरे मामले में दखल दे। इससे पहले याद दिला दूं, विधानसभा में नेता विपक्ष स्टालिन के सदन में तस्वीरें आई थी। स्टालिन ने सदन में पुलिस पर बदसलूकी का आरोप लगाया कि आप देखिए मार्शल्स कैसे उनको उठाकर सदन से बाहर ले जा रहे हैं। तमिलनाडु विधानसभा की कार्रवाई सुबह 11 बजे शुरू हुई। पनीरसेल्वम गुड और डीएमके ने सीक्रेट वोटिंग की मांग की, जिसे स्पीकर ने ठुकरा दिया। इसके बाद हंगामा शुरू हो गया। डीएमके विधायकों ने स्पीकर के साथ धक्का मुक्की की, कुर्सियां फेंकी, माइक तोड़ डाले। विधानसभा को 1 बजे तक स्थगित कर दिया गया। 1 बजे फिर कार्रवाई शुरू हुई, लेकिन हंगामा जारी रहा। सदन में पुलिस को भी बुलाना पड़ा। डीएमके के 88 विधायकों को बाहर निकालने का निर्देश स्पीकर ने दिया, लेकिन ना तो वो खुद बाहर गए, न मार्शल उन्हें निकाल पाए। कार्रवाई फिर 3 बजे तक स्थगित हो गई। 3 बजे डीएमके की गैर मौजूदगी में पलनीसामी ने बहुमत हासिल कर लिया। ई पलनीसामी के पक्ष में 122 वोट पड़े, विरोध में 11 वोट पड़े। डीएमके विधायकों को बाहर निकाल दिया गया। तमिलनाडु विधानसभा में 234 सीटें हैं। 1 मनोनीत सदस्य है। जयललिता के निधन के बाद 1 सीट खाली है। विधानसभा की कार्रवाई शुरू होने से पहले पनीरसेल्वम ने एआईएडीएम के विधायकों से पलनीसामी के विरोध में वोट डालने की अपील की थी। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने आज दावा किया कि यूपी विधानसभा चुनावों में बीजेपी को 2/3 बहुमत मिलेगा। गोरखपुर पहुंचे बीजेपी अध्यक्ष ने कहा कि अखिलेश यादव यूपी चुनाव में हार मान चुके हैं। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन को अपवित्र बताते हुए अमित शाह ने कहा कि यूपी में बीजेपी की 2/3 बहुमत से सरकार बनेगी। प्रथम, द्वितीय और तृतीय चरण का जो रुझान और मतदाताओं का झुकाव ध्यान में आया है, उसके आधार पर मैं कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश चुनाव में भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रही है। इस बार चुनाव में अंत समय में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बीच में गठबंधन हुआ। मित्रों, गठबंधन हमेशा 2 दलों के बीच में होते हैं, 2 विचारधाराओं के बीच में होते हैं। मगर ये जो गठबंधन है, कि ना दलों का गठबंधन है, ना विचारधाराओं का गठबंधन। वैचारिक रूप से देखें तो ये बड़ा अपवित्र प्रकार का गठबंधन मित्रों, और गठबंधन करने के साथ ही श्री अखिलेश यादव ने अपनी हार सीधे तौर पर स्वीकार कर ली। बीजेपी के नेताओं को तो कुछ भी बोलने का यहाँ नैतिक अधिकार नहीं रहा है। यूपी चुनाव के तीसरे चरण के लिए कल वोट डाले जाएंगे। तीसरे चरण में 12 जिलों की 69 सीटों पर वोटिंग होगी। यूपी चुनाव के तीसरे चरण में 14% प्रत्याशी दागी हैं। 826 में से 110 पर आपराधिक केस दर्ज हैं। तीसरे चरण के 826 उम्मीदवारों में 250 करोड़पति हैं। इनमें बीजेपी के 68, बीएसपी के 56 और समाजवादी पार्टी के 51 उम्मीदवार हैं। यूपी चुनाव के पहले चरण में 64.22% और दूसरे चरण में 65.5% मतदान हुआ था। बीजेपी को उत्तर प्रदेश के 2012 विधानसभा चुनाव में 15% वोट मिला था। पीएम मोदी को बाहरी बताने वाले प्रियंका वाड्रा के बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया है। बीजेपी ने प्रियंका गांधी को चुनावी मेढक कहा। कल महाराजगंज में प्रधानमंत्री मोदी को बाहरी बताने वाले प्रियंका वाड्रा के बयान पर बीजेपी ने बड़ा हमला बोला है। वहीं बीएसपी ने कहा है कि समाजवादी पार्टी की सरकार में महिलाओं पर हुए अत्याचार प्रियंका और राहुल गांधी को क्यों नहीं दिखाई दिए। प्रियंका गांधी जब चुनाव होता है उसमें एक मेढक की तरह, बरसाती मेढक की तरह निकल आती हैं, लेकिन उनका प्रचार भी सीमित रहता है अमेठी और रायबरेली में। अब उनकी इतनी बातों का तर्ज दें बीजेपी तो, और वो भी प्रधानमंत्री के पद के लिए, तो ये शोभा नहीं देता। प्रियंका गांधी जी, आप अपने भाई को समझाएं और उनसे पूछें कि भाई तुमने अमेठी में और आपकी माँ ने रायबरेली में क्या विकास किया, उसका जवाब देते रहे, उतना ही बहुत अच्छा होगा।
देखिए, कल जो राहुल जी ने कहा है और प्रियंका जी ने कहा है वो 100% सही है। और आने वाले चुनाव के अंदर आप देखेंगे कि इसके नतीजे के अंदर बीजेपी बहुत बुरी तरह से हारेगी। समाजवादी पार्टी और नरेंद्र मोदी आर्थिक और अपने कारणों से घेरे में है और समाजवादी पार्टी भी घेरे में है, पर कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पर मौन रहकर मैं समझता हूं उत्तर प्रदेश के लोगों को निराश कर रहे हैं और जनता उनको इस कदम के कारण मैं समझता हूं कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को तो बाहर का दरवाज़ा दिखाने जा ही रही है, पर इन लोगों को इस मौके पर मौन रहने के लिए कभी क्षमा नहीं करेगी। एनसीपी और जेडीयू कांग्रेस के साथ खड़े हैं। मोदी जी ने जो कहा था कि मैं उत्तर प्रदेश का गोद लिया हुआ बच्चा हूँ, बेटा हूँ और उत्तर प्रदेश के विकास मैं करूँगा, तो उसी का जवाब प्रियंका गांधी ने दिया है और मेरा ख्याल है उन्होंने सही जवाब दिया है। प्रधानमंत्री के पास आर्थिक सामाजिक सवालों पर लड़ने के मुद्दे समाप्त हो गए हैं। बिहार में भी उन्होंने इसी तरह से भावनाएं भड़काने का काम किया था और उसी तरह की भाषा का इस्तेमाल उत्तर प्रदेश में कर रहे हैं। 2007 में कांग्रेस को 8.6% वोट और 22 सीटें मिली थी। 2012 में कांग्रेस को 11.6% वोट और 28 सीटें मिली थी। 2014 के लोकसभा चुनावों में कांग्रेस को यूपी की 80 में से सिर्फ 2 सीटें मिली थी। आर्मी चीफ जनरल बिपिन रावत ने आज एम्स जाकर बांदीपुरा मुठभेड़ में घायल हुए कमांडेंट चेतन चीता की हालत पर डॉक्टरों से बातचीत की। दिल्ली के एम्स ट्रॉमा सेंटर में जिंदगी की जंग लड़ रहे चेतन चीता की ताजा मेडिकल रिपोर्ट में डॉक्टर ने बताया कि चेतन चीता की हालात में कोई बदलाव नहीं हुआ है। उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। फिलहाल डॉक्टरों के लिए चीता को इन्फेक्शन और दिमागी बुखार से बचाना बड़ी चुनौती बन गई है। सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत आज चेतन चीता को देखने पहुंचे। कल गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने भी एम्स जाकर कमांडेंट की हालत पर जानकारी ली थी। नहीं, हम तो मिलने आए हैं, हमारे साथ ऑपरेशन कर रहे हैं। मेरा अपना जवान जैसे है वो, तो मैं मिलने तो आया हूँ। क्या कंडीशन है? अच्छा है, अच्छी कंडीशन है। यहाँ के जो बेस्ट डॉक्टर्स हैं, एम्स के बेस्ट टीम ऑफ डॉक्टर्स उसको अच्छी तरह से देखभाल कर रहे हैं। अभी पहले से थोड़ा सा हाल अच्छा है उसका। पहले वो रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहा था, अभी थोड़ा सा रिस्पॉन्ड कर रहा है, कमांड को भी रिस्पॉन्ड कर रहा है और थोड़ी सी स्टेबिलिटी है। हालांकि अभी कुछ कह नहीं सकते हैं, हालत फिर भी क्रिटिकली है, पर जिस हालत में यहाँ पर आया था उससे थोड़ा सा बेहतर है। चेतन चीता की सलामती के लिए जगह जगह मंदिरों में प्रार्थना की जा रही है। 14 फरवरी को उत्तर कश्मीर में आतंकियों के साथ मुठभेड़ में चेतन चीता को 6 गोलियां लगी थी। चेतन चीता का परिवार राजस्थान के कोटा का रहने वाला है। चेतन चीता के परिवार में पत्नी और 2 बच्चे हैं। चेतन चीता ने लश्कर के खतरनाक आतंकी कमांडर हबू आरिश को ढेर कर दिया था। कमांडेंट चेतन चीता बांदीपुरा मुठभेड़ में आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन को लीड कर रहे थे। उदयपुर में हो रही जीएसटी काउंसिल की 10वीं बैठक में अहम नतीजे आने की उम्मीद है। देश में एक टैक्स प्रणाली पर जीएसटी को अंतिम रूप देने के लिए राजस्थान के उदयपुर में जीएसटी काउंसिल की 10वीं बैठक हो रही है। इस बैठक में कई अहम मुद्दों पर सहमति बनने की उम्मीद है। उदयपुर में हो रही बैठक में वित्त मंत्री अरुण जेटली के अलावा अलग अलग राज्यों के वित्त मंत्री और राजस्व से जुड़े अधिकारी मंथन कर रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक अलग अलग वस्तुओं पर टैक्स की दरें तय करने को लेकर कोई अहम फैसला हो सकता है। बैठक में शामिल दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने किसी अच्छे नतीजे पर पहुंचने की उम्मीद जताई है कि उदयपुर की ऐतिहासिक जमीन से एक ऐसे जीएसटी को हम लोग मजबूत करके दे पाएंगे देश को। केंद्र सरकार की योजना देश भर में 1 जुलाई से जीएसटी बिल को लागू करने की है। 9 मार्च से संसद में बजट सत्र का दूसरा दौर शुरू होना है। ऐसे में इस विधेयक पर आम सहमति बनना बेहद जरूरी है। जीएसटी लागू होने से देश भर में एक ही टैक्स प्रणाली लागू हो जाएगी। अभी राज्यों में टैक्स को लेकर अलग अलग दरें हैं। पाकिस्तान की संसद में हिंदू मैरिज बिल 2017 को पास कर दिया गया है।
पाकिस्तान में अल्पसंख्यक हिंदुओं की शादियों से जुड़े अहम विधेयक को पाकिस्तानी संसद के उच्च सदन सीनेट ने पास कर दिया है। हिंदू विवाह विधेयक 2017 को अब राष्ट्रपति से हस्ताक्षर के लिए भेजा जाएगा। हिंदू विवाह विधेयक 2017 में शादियों के पंजीकरण और पुनर्विवाह को कानूनी मान्यता मिलेगी। शादी के लिए लड़के और लड़की की न्यूनतम उम्र 18 साल रखी गई है। पूरे पाकिस्तान में लागू होने वाला ये हिंदू समुदाय का पहला पर्सनल लॉ है। सिंध प्रांत में पहले से अपना हिंदू मैरिज कानून था, लेकिन अब सिंध के साथ पंजाब, बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में भी लागू होने वाला हिंदुओं का मैरिज पर्सनल लॉ संसद से पास हो गया है। पाकिस्तान की नेशनल असेंबली मैरिज विधेयक 2017 को 26 सितंबर 2015 को मंजूरी दे चुकी है। 2% से भी कम पाकिस्तान की हिंदू आबादी लंबे समय से ऐसे कानून की मांग कर रही थी। हिंदू मैरिज विधेयक 2017 को अब पाकिस्तान के राष्ट्रपति की मंजूरी मिलनी बाकी है।